29 नवंबर 1943 और रिकी टिकी टैवी B-17 के पीछे टेल गनर जिन यूजिन मैरॉन बैठे हैं। बेहद सुरक्षित औद्योगिक शहर ब्रेमेन को निशाना बनाने के लिए 300 से ज्यादा विमान हवा में हैं। लक्ष्य से सिर्फ 10 मिनट दूर सभी घबराहट में आसमान को देखते हैं जब इंटरकॉम पर एक जरूरी फोन आता है। दुश्मन 12 की दिशा में। जर्मन पायलट जानते हैं कि अगर वो सीधे आकर आसमान से समतल हो सकते हैं तो वो विशेष बुर्ज गनर और बॉल बुर्ज गनर से बच जाएंगे जो उनका लक्ष्य है। BF-110 का एक स्टाफिल सीधे फॉर्मेशन पर आता है। वो एक नया हथियार ले जा रहे हैं, 21 सेंटीमीटर वर्फर ग्रेनेड मोर्टार रॉकेट। 110 फ्लाइंग फोर्ट्रेस के बॉक्स फॉर्मेशन की ओर बमबारी करते हैं। रिकी टिकी टैवी पायलट की सीट में 21 साल के फर्स्ट लेफ्टिनेंट लिंगवुड लैंगली के पास सब समझने का मौका नहीं होता जब एक रॉकेट कॉकपिट के पास से गुजरता है उसे चूमते हुए। अरे तुमने देखा वो? टेल से क्रू एक विमान गिर चुका है। पहले रॉकेट फिर बंदूकें। अब BF-110 रेंज में आकर अपनी पूरी ताकत से फायर करते हैं। जैसे ही 110 दहाड़ते हुए निकलते हैं, नेविगेटर सेकंड लेफ्टिनेंट जैसी ऑरिसन ची गन के साथ तैयार होते हैं। एक पल में दुश्मन आगे निकल जाता है, उन्हें मार गिराओ जेन। लेकिन पीछे जिन तैयार हैं और जैसे ही 110 जोड़े में छटते हैं उन पर हमला करता है। आंखें छोटी करके उसे छोटे डॉट्स दिखते हैं, पर अभी और भी हैं। दुश्मन 5 की दिशा में ऊपर। वो चिल्लाता है क्योंकि ऊपर और पीछे से दौड़ते हुए और ज्यादा जर्मन विमान आते हैं। BF-109 और खूंखार बुचर बर्ड FW-190 फिर तबाही मचाते हैं जब दुनिया सिर्फ घूमते हुए विमानों के ट्रेसर्स और हमलों से भर जाती है। हे भगवान, ये बहुत सारे हैं। खाली गोले विमान की फर्श पर गिरते हैं क्योंकि सभी बंदूकें जितना हो सके उतना लेड दुश्मन पर बरसाते हैं। 3 की दिशा में। इंटरकॉम गनर्स के पोजीशंस की कॉल से भर जाता है। दुश्मन 12 की दिशा में ऊपर। एक को मैंने गिरा दिया, लगता है वो हट रहे हैं। फ्लैश से सावधान। एक गंदा रुई का गोला फटता हुआ दिखता है। फ्लैग 5 की दिशा में नीचे। आसमान 88 मिलीमीटर फ्लैग से भर जाता है। कुछ जर्मन विमान अलग हो जाते हैं लेकिन बाकी फ्लैग की परवाह नहीं करते और अपने हमले जारी रखते हैं। फ्लैग फटने के कारण B-17 चारों ओर उछलते हैं। अमेरिकी विमान चोट खाते हैं और गिर जाते हैं। मोरान उन्हें फॉर्मेशन से बाहर और नीचे जाते हुए देख सकता है। पायलट बम्बार्डियर कर्टिस तैयार बम गिराने के लिए। जी हाँ सर, बॉम्बे के दरवाजे खुल रहे हैं। बॉम्बे के दरवाजे खुल जाते हैं। वो मुख्य विमान से बम गिरने के इंतजार में चिंतित रहते हैं। बम गिरा दो जल्दी। बम गिर चुके हैं और बॉम्बर डोनाल्ड कार्टिस बम छोड़ता है। बम गिरा दिया। विमान तुरंत हल्का हो जाता है और बम गिरने से ऊपर उठता है। बॉम्बे के दरवाजे बंद हो जाते हैं और लैंगली मुड़कर घर की ओर जाता है। फ्लैग धीरे और शांति से खत्म हो जाता है। नुकसान की रिपोर्ट। नेविगेटर ठीक है, बॉल बुश ठीक है, सिर्फ पंख और कुछ ढांचे में छेद हुए। लगता है हम ठीक है लेफ्टिनेंट। कप्तान हैरान है। फोर्ट्रेसेस मजबूत है, दबाव सही है। चारों इंजन बिना किसी दिक्कत के चल रहे हैं और राहत पूरे क्रू पर छा जाती है। हम इसे कर लेंगे। उन शब्दों की गूंज लोगों के कान से खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और चीख उठती है। दुश्मन वापस आ गए। ऊपर से दुश्मन लड़ाकू विमानों का झुंड आ रहा है। बंदूकों पर जाओ। सभी लोग बड़ी संख्या में आने वाले विमानों को देखते रह गए। जर्मन ब्रेमेन का बदला लेने वापस आए हैं। दिखा दो उन्हें। बंदूकों की धमक और गोलों की आवाज हर आदमी के कानों में गूंज रही है जब पूरी बॉक्स फॉर्मेशन आसमान को रोशन करती है। 2 बजे, 6 बजे। फॉर्मेशन हर कोने से हिल जाती है। फोर्ट्रेस नीचे गिरते हैं लेकिन रिकी टिकी टैवी का क्रू इतना व्यस्त है कि ध्यान नहीं देता। जीन एक FW-190 पर निशाना साधता है जो पास से निकलता है और फिर एक BF-109। उसे पता नहीं अगर उसने उन्हें मारा है, पर वो एक और निशाना चुनता है और लड़ाई जारी रखता है। 2 बजे ऊपर, ध्यान से। B-17 एक और हमले के प्रहार से कांपता है
और धीरे धीरे फॉर्मेशन से पीछे हटने लगता है। जिन देखता है कि मुख्य समूह से दूरी बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? तुरंत वो अपने बाएं और दाएं कंधे पर देखता है, इंजन से धुआं नहीं निकल रहा है। फॉर्मेशन में एक B-17 इतने ज्यादा और तेज लड़ाकू विमानों के आगे कमजोर पड़ जाता है, लेकिन अकेले यह मौत की सजा है। धीरे धीरे बाकी गनर्स इंटरकॉम पर आते हैं। हम पीछे जा रहे हैं, क्या चल रहा है? लैंगली, कप्तान की कोई आवाज नहीं है। जीन माइक में चिल्लाता है, क्या समस्या है? फॉर्मेशन में क्यों नहीं रह रहे? हर वक्त दूरी बढ़ती जा रही है। फिर रेडियो पर संदेश आता है, हमें बाहर ढकेला जा रहा है। यह कप्तान था या सह पायलट, कोई नहीं जान पाया, पर जल्द ही B-17 पूरी तरह से पीछे छूट गया। जर्मन रिकी टिकी टैबी की कमजोरी को पहचान लेते हैं और अपने खतरनाक काम में जुट जाते हैं। गोलियों की आवाज लोगों के चीखों के साथ बिखरने लगती है। विमान सीधे और संतुलित उड़ता है, पर कप्तान या सह पायलट कोई आवाज नहीं आती। कई इंटरव्यू में जीन आगे की कहानी बताने में भावुक हो जाता था। हालांकि जीन के करीबी दोस्त की लिखी बेहतरीन किताब टेल स्पिन कहती है, बॉम्बर के निचले हिस्से में बॉल बुर्ज गनर विल्बर्ट PV प्रोविस, जो जीन का सबसे अच्छा दोस्त था, चिल्लाया, एक कमीना हमारी तरफ आ रहा है, हमारे ठीक पीछे। भाई, मेरा हो गया। जीन ने अपने दोस्त को बुलाया और उसने सुना कि गोलियां प्लेक्सीग्लास गुम्बद को तोड़ रही हैं। इंटरकॉम पर एक चीख गूंजी और 2 इंजन मेसर्समिट फाइटर ऊपर उड़कर बॉम्बर के पिछले हिस्से से जीन की बंदूकों के सामने से गुजर गए। जीन की 50 कैलिबर की गोलियां जर्मन फाइटर पर बरसी और निशाने पर लगी। धुआं क्षतिग्रस्त विमानों से निकलता है और गायब हो जाता है। बॉल बुर्ज गनर से फिर कभी कुछ नहीं सुना गया। उसी समय एक BF-109 पास में खड़ा हो गया। जिन ने उसे मारने के लिए अपनी बंदूकें दाईं ओर घुमाने की कोशिश की, लेकिन जर्मन पायलट B-17 के हमले के पैंतरे को जानता था और खतरे के दायरे से बाहर ही रहा। जिन की नजरें पायलट से मिलती है। फिर जर्मन ने इशारा किया, पहले जिन की ओर, फिर जमीन पर। जिन ने वापस से घूरा। जर्मन ने फिर वही इशारा किया और तभी जिन को लगा कि उसे एक और मौका दिया जा रहा है, कूदने का मौका। क्या वो अकेले ही बचा था? क्या बाकी क्रू मर गए या पहले ही कूद गए थे? वो दूरी पर बाकी जर्मन विमानों को इंतजार करते हुए देख सकता था। ये सच में जीने या मरने की बात थी। जिन को यह निर्णय कभी नहीं लेना पड़ा। कुछ देर की शांति गोलियों की आवाज से टूट जाती है। रिकी टिकी टैवी पर कोई अभी भी जिंदा था और जर्मन पर गोलियां चला रहा था। जिनके पास अब कोई चारा नहीं था। एक पल में BF-109 पलटा और गायब हो गया। जर्मन विमान जानलेवा हमला करने के लिए सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं। पिछला हिस्सा धातु के टुकड़ों और छर्रों की बारिश में बदल गया। जिन जमीन पर गिर पड़ा। वो जैसे तैसे अपनी पोजीशन से गोली चलाने की कोशिश करता है, पर कुछ काम नहीं आता। बंदूकें जाम हो गई है। वो शायद ऑटो पायलट पर था और अपनी चोटों के बावजूद बंदूक ठीक करने लगता है। आखिरकार उसकी बंदूक हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी और गोलियां प्लेन में और जिन के शरीर में जा लगती है। दोनों हाथ में लगने से वो दर्द और पीड़ा में चिल्लाता है, पर वो दोनों हाथ टूटने के बावजूद कुछ और राउंड फायर करता है, सीने पर गोली लगने और पसलियां टूटने से पहले। अब टेल गन पोजीशन पूरी तरह तबाह हो चुकी है। विमान आगे बढ़ता है जैसे मौत की आगोश में जा रहा हो। जिन खुद को सीट की तरफ जाता देखता है जब विमान तेजी से नीचे गिर रहा है। उनका पैराशूट क्षतिग्रस्त हो चुका है, पर पिछले पहिए के पास एक और है। वो कुछ क्रू को देख सकता है, पर वो सभी बेहोश पड़े हैं। तभी धातु के फटने की तेज आवाज आती है। वो जमीन को हिलते हुए महसूस करता है, जैसे वो पीछे खिंच रहा हो। वो कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं और आसमान को सामने आता देखते हैं और मुख्य धड़ टेल से अलग होकर नीचे गिर रहा है। वो बेताबी से टेल सेक्शन के फर्श को पकड़ता है और अपनी पूरी ताकत से खींचता है। अपने मास्क में दर्द से चीखते हुए वो रिकी टिकी टैवी को नीचे गिरते हुए देख रहा है।
खुद टेल सेक्शन में फंसे हुए। नोज सेक्शन में नेविगेटर जेसी ओरिसन और बम्बार्डियर डोनाल्ड कार्टिस अपनी बंदूकों से लगातार गोलियां चला रहे हैं, लेकिन दुश्मन विमान कई हैं और काफी तेज। गोलियां प्लेक्सी ग्लास को तोड़ती है, कर्टिस को लगते हुए जो ओरिसन की ओर गिरते हैं। विमान नीचे गिरने लगता है। ओरिसन किसी तरह कर्टिस का पैराशूट ठीक करने में सफल होते हैं, पूरे प्लेक्सी ग्लास टूटने से पहले, और ओरिसन विमान से बाहर गिर जाते हैं। नुकीला कांच उसके पैरों में घुस गया है। वो गिरता है और चिल्लाते हुए रिपकॉर्ड खींचता है। तभी वो रिकी-टिकी टैवी टेल सेक्शन को गिरते हुए देखता है। उन्हें याद आता है कि रडार और एलिवेटर्स हिलते हुए गिर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका दोस्त अभी भी अंदर है। इस टेल को कम से कम 3 लोगों ने गिरते हुए देखा। कुछ और काल्पनिक कहानियों ने कहा कि जीन गिरते वक्त भी फायर कर रहे थे, लेकिन जीन के अनुसार ऐसा नहीं हुआ था। टेल के अंदर घूमने की शक्ति असहनीय थी। घूमने की गति और हवा का दबाव उसे वहीं का वहीं रोक देता है। वो हिल नहीं पा रहा है और उनकी आंखों के सामने एक लाल धुंध छा जाती है। गिरने का समय बहुत लंबा लगता है। टेल गिरती जा रही है। आखिरकार ये पेड़ों से ऐसा टकराती है जो एक इंसान को कभी महसूस नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन ने महसूस किया। अपनी कमजोर नजरों से जिन सुरंग के अंत में एक रोशनी देखता है। वो रोशनी की ओर रेंगता है। उसके टूटे हुए हाथों में दर्द होता है और वो अपने दांतों की फीलिंग्स को ढीला महसूस करता है, पर फिर भी वो रोशनी की ओर रेंगता है और फिर वहीं गिर जाता है। चमत्कार से वो खुद को जंगल की जमीन पर पाता है। रिकी-टिकी टैवी का पिछला हिस्सा पेड़ों के ऊपर लटका हुआ है। वो कुछ पल के लिए लेट जाता है, आनंदित। वो बच गया है, पर चोटों के बिना नहीं। अपने टूटे हुए हाथों से धीरे धीरे वो अपने सर को छूता है। उसकी खोपड़ी में इतनी बड़ी दरार है कि वो उसके बीच की नरमी महसूस कर सकता है। उसे आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि स्थानीय लोग उसे मार देंगे, जिन्होंने बमबारी करने वाले दलों से बदला लिया है। उसे फ्रेंच आवाजें सुन के राहत मिलती है। एक मृत व्यक्ति की खोज में पास के कैंप के फ्रेंच मजदूर और कुछ जर्मन सैनिक जिनको ढूंढते हैं, उसे जंगल से खींचकर एक कैंप में ले जाते हैं, जहां एक सर्बियाई डॉक्टर जिनके सिर में धातु की प्लेट लगाकर उसके खुले दिमाग को ढकता है। जिनकी चोटें सिर्फ शारीरिक नहीं थी। POW अस्पताल में ठीक होते हुए वो अक्सर बुरे सपने देखता था, गिरने और चीखने के। आखिरकार जिन की चोटें ठीक हो गई और युद्ध के बाद उसे रिहा कर दिया गया। आजीवन मित्र और इकलौते बचे इंसान जेसी ओरिसन के साथ स्वदेश वापस आ गया। 2022 में जिन की मृत्यु के 8 साल बाद उसके दोस्त जॉन आर्मबस्टर ने टेल स्पिन लिखी, जिसमें जीन की कहानी बताई गई। ये एक बेहतरीन किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए।